नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और यकीन मानिए हम भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं कि आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आएँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सआरपी टोकन के बारे में, एक्सआरपी कॉइन के बारे में। इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये है क्या, इसका यूजेज क्या है, इस पर जो केस चला था वो क्या है और उस केस का पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर क्या असर होने वाला है और एंड में हम इसके प्राइस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन लेना दोस्तों कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन इसमें हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सआरपी कॉइन जो है वो एक लिमिटेड कंपनी जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, रिपल लैब्स आईएनसी के नाम से है, उन्होंने इसको इशू किया है। रिपल लैब्स आईएनसी जो है वो एक ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी कि ये एक फिनटेक कंपनी है। इन्होंने एक पेमेंट सॉल्यूशन बनाया दोस्तों जिसका नाम रिपल नेटवर्क था, जिसे कि शॉर्ट में रिपल नेट बोला जाता है। रिपल नेट जो है दोस्तों वो रिपल के कंसेंसस लेजर पे बनाया गया है, जिसको एक्सआरपी लेजर यानी कि एक्सआरपीएल भी बोला जाता है। तो दोस्तों, बाकी क्रिप्टो करेंसी से अलग रिपल जो है वो बैंक्स को, पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स को, डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस को फास्टर पेमेंट सॉल्यूशन बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस पे अवेलेबल कराता है। अब दोस्तों, एक्सआरपी लेजर जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है, उसकी क्रिप्टो करेंसी एक्सआरपी कॉइन है। बाकी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथरम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती हैं और उनकी ट्रांजैक्शन या तो प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक से वैलिडेट और सिक्योर होती हैं, जिसको कि माइनिंग बोला जाता है। उसी तरह एक्सआरपी ट्रांजैक्शंस भी एक ट्रस्टेड वैलिडेटर का नेटवर्क बना हुआ है जो इसको वैलिडेट करती हैं। बिटकॉइन और इथरम की तरह एक्सआरपी की भी सारी ट्रांजैक्शंस पब्लिकली रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम ना होने की वजह से इसमें माइनिंग नहीं होती है दोस्तों। एक्सआरपी एक अलग कंसेंसस एल्गोरिदम पर काम करता है जिसका नाम है रिपल प्रोटोकॉल कंसेंसस एल्गोरिदम। इस पे कुछ विश्वसनीय नोड्स ही काम करती हैं जो इसकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती हैं, और इन सब नोड्स की सहमति के बाद ही किसी ट्रांजैक्शन को एक्सआरपी लेजर में एंटर किया जाता है। इन ट्रस्टेड लिस्ट ऑफ नोड्स को यूनिक नोड लिस्ट यानी कि यूएनएल बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल से इसको समझे तो मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव यूएस में है, वो आपको यूएसडी भेजना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपने बैंक में जाना होगा, वहां पे यूएसडी देने होंगे। अब बैंक क्या करेगा, उन यूएसडी को एक्सआरपी में कन्वर्ट करेगा और जो आपका बैंक है इंडिया में वहां ट्रांसफर कर देगा, और आपका बैंक उन एक्सआरपी को रुपीज में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन दोस्तों पलक झपकते ही होगी, सेकंड्स में ही होगी। यही इस नेटवर्क की, यही एक्सआरपी कॉइन की खासियत है दोस्तों। तो दोस्तों, अब कॉइन गिको पे जरा हम इसके फंडामेंटल्स को भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके केस के बारे में समझेंगे और फिर इसके प्राइस पे नजर डालेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक्सआरपी की मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 10,000 करोड़ एक्सआरपी कॉइन है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है दोस्तों 9,998.86 करोड़ टोकन है, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ टोकन ही है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है दोस्तों वो 5,254.41 करोड़ टोकन है। और मार्केट कैप में अगर हम इसके रैंक की बात करें तो दोस्तों 4 नंबर पे इसका मार्केट रैंक है, और अपने ऑल टाइम हाई से ये 77.30% माइनस चल रहा है, जो कि तकरीबन 5 साल पहले बना था। और ऑल टाइम लो से दोस्तों स्टैगरिंग 28,500% ऊपर चल रहा है, जो कि 9 साल पहले बना था दोस्तों। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ ये क्रिप्टो स्टैंड करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिपल केस के बारे में। तो दोस्तों, दिसंबर 2020 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी, जो कि यूएसए का सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने एक्सआरपी पे एक केस किया था। जैसे कि भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी है, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में, दोस्तों यहाँ आप गौर करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिपल लैब्स ने जो 1.3 बिलियन डॉलर रेज किया था वो एक अनरजिस्टर्ड डिजिटल एसेट सिक्योरिटी की सेल था।
और ये सिक्योरिटीज एक्ट 1933 जो कि यूएसए का एक एक्ट है, उसकी धारा 5 का क्लियर कट उल्लंघन था। अब इसको दोस्तों ऐसे समझते हैं, अगर इंडिया में किसी कंपनी को अपने शेयर इशू करने हैं तो उसे बहुत सारा पेपर वर्क जो है वो सेबी के पास जमा करना होता है और बहुत सारे डिस्क्लोजर जो हैं वो सेबी को देने होते हैं, तभी वो कोई शेयर जो है वो इशू कर पाते हैं। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि यूएस का है, उसका ये कहना था कि रिप्पल ने ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा नहीं किया और सिक्योरिटीज इशू कर दी जो कि कानून का उल्लंघन है। जबकि रिप्पल का कहना था कि जो उन्होंने इशू किया है वो सिक्योरिटी ही नहीं है। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एंड में जब इसका डिसीजन दिया तो उन्होंने रिप्पल की बात को माना कि एक्सआरपी जो इशू किए गए थे वो एक सिक्योरिटी नहीं है, और इसके साथ रिप्पल इस केस को जीत गया। दोस्तों अगर रिप्पल ये केस हार जाता तो दुनिया भर की सरकारें इस पे नजर रखे हुए थी, वो भी क्रिप्टो करेंसी को तुरंत सिक्योरिटी में क्लासिफाई कर देती और क्रिप्टो करेंसी को भारी तरीके से रेगुलेट कर देती। तो ये एक अच्छा जो है वो रिप्पल के साथ हुआ, लेकिन दोस्तों ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली बन सकती है, क्योंकि जो भी डिसीजन दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास ऊपर जाने के लिए और भी बड़ी कोर्ट्स हैं जहां जहां पे इस केस को वो फाइट कर सकती हैं, और उसके अलावा रिप्पल की इस जीत को अधूरी जीत माना जाता है दोस्तों, क्योंकि रिप्पल ने जो एक्सआरपी इशू किए थे उसमें जो इंस्टीट्यूशनल सेल का एक्सआरपी का पार्ट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं और किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस को मूव करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस पार्ट को सिक्योरिटी माना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सआरपी जो है वो एक बहुत ही शानदार यूजेज वाला कॉइन है, लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सीज इसके साथ जुड़ी रहेंगी दोस्तों। लेकिन अभी के लिए इसकी जीत का आनंद लिया जाए और रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये XRP USDT का वीकली चार्ट है बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो दोस्तों अगर जब हम इसको यहाँ देखते हैं तो अपनी लिस्टिंग के बाद ये खूब ऊपर की तरफ चढ़ा था, ये बाद उसने ये दूसरा टॉप मारा और उसके बाद नीचे की तरफ आया दोस्तों, कंसोलिडेशन में चला गया और ये केस का डिसीजन आते ही फिर से ये दोस्तों ऊपर की तरफ भागा। लेकिन मेरा एनालिसिस जो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस ऊपर की तरफ भागने में कुछ बड़े इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सेल ज्यादा करी है, तो उस एनालिसिस के हिसाब से इसका प्राइस दोस्तों फिर से नीचे अभी आएगा। एकदम से इसमें जल्दी ना करें, इसमें अभी थोड़ा इंतजार करें। ऑफ कोर्स ये अच्छा टोकन है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो एक बार नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर हम प्राइस की बात करें वो कितना नीचे आएगा, तो मेरा ये मानना है दोस्तों ये मिनिमम 50 सेंट के आसपास जो है दोबारा आएगा, यानी कि अब वाला प्राइस जो कि 75 सेंट के आसपास चल रहा है उसमें 25 सेंट के आसपास इसमें गिरावट आएगी और ये 50 सेंट या उससे भी थोड़ा और नीचे आएगा। उस टाइम आप इसमें बाइंग करके इसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे यूजेस के साथ, बहुत ही बढ़िया ये जो कॉइन है, और आगे आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ की संभावना भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।